दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरा लंदन जर्मन बमवर्षक विमानों के हमलों से दहल रहा था। हर तरफ धमाके हो रहे थे और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भाग रहे थे। इन्हीं लोगों के बीच 4 भाई बहन पीटर, सुसन, एडमंड और लूसी भी अपनी मां के साथ सुरक्षित जगह की ओर भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी एडमंड अचानक पीछे मुड़कर अपने टूटते हुए घर की तरफ दौड़ पड़ता है। वह कोई कीमती सामान लेने नहीं गया था, बल्कि अपने पिता की इकलौती तस्वीर बचाने गया था, जो उस समय युद्ध में लड़ रहे थे। आखिरी पल में वह तस्वीर लेकर बाहर निकल आता है और कुछ ही सेकंड बाद पूरा घर धमाके के साथ ढह जाता है। अगली सुबह उनकी मां चारों बच्चों को शहर से दूर गांव भेज देती है, ताकि वे युद्ध और बमबारी से सुरक्षित रह सकें। वहां वे प्रोफेसर किर्क की विशाल और रहस्यमयी हवेली में पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत सख्त स्वभाव वाली हाउसकीपर मिसेस मैक्रेडी करती है। वह बच्चों को साफ चेतावनी देती है कि इस पुराने घर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इस हवेली का हर कमरा अपने अंदर कोई ना कोई रहस्य छिपाए हुए है। समय बिताने के लिए चारों भाई बहन लुका छिपी खेलने लगते हैं। छिपने की जगह ढूंढते ढूंढते लूसी एक शांत कमरे में पहुंचती है, जहां उसे सफेद चादर से ढकी एक विशाल अलमारी दिखाई देती है। वह उसके अंदर छिप जाती है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि अलमारी खत्म ही नहीं हो रही। अचानक उसके पैरों के नीचे बर्फ आ जाती है और पीछे रखे कपड़े गायब हो जाते हैं। लूसी हैरानी से चारों तरफ देखती है और समझ जाती है कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ चुकी है। तभी उसकी नजर एक अजीब जीव पर पड़ती है, जो आधा इंसान और आधा बकरा था। उसका नाम मिस्टर टुमनस था। शुरुआत में वह लूसी को देखकर घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि लूसी कोई खतरा नहीं है। वह उसका स्वागत करता है और बताता है कि यह जादुई दुनिया नार्निया कहलाती है। कुछ देर बाद मिस्टर टुमनस लूसी को अपने घर चाय पर ले जाता है। वहां वह अपनी बांसुरी पर इतनी मधुर धुन बजाता है कि लूसी को नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह टुमनस को रोते हुए देखती है। वजह पूछने पर वह एक बड़ा राज बताता है। वह कहता है कि पिछले 100 सालों से नार्निया पर व्हाइट विच का राज है। उसने आदेश दिया है कि अगर इस दुनिया में कोई इंसान दिखाई दे तो उसे तुरंत पकड़कर उसके हवाले कर दिया जाए। टुमनस स्वीकार करता है कि उसने भी शुरुआत में लूसी को धोखा देने के इरादे से अपने घर बुलाया था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि लूसी उसकी दोस्त बन चुकी है। उसे पता था कि व्हाइट विच के जासूस हर जगह फैले हुए हैं, इसलिए वह चुपचाप लूसी को वापस उसी अलमारी तक छोड़ आता है, ताकि कोई उन्हें देख न सके। जैसे ही लूसी अलमारी से वापस हवेली में आती है, उसे लगता है कि कई घंटे बीत चुके होंगे, लेकिन बाहर आकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके भाई बहन अभी भी वहीं लुका छिपी खेल रहे होते हैं। उनके लिए तो लूसी एक पल के लिए भी गायब नहीं हुई थी। लूसी सबको नार्निया के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सभी को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है या फिर कल्पना कर रही है। उसी रात लूसी दोबारा चुपके से उसी अलमारी के अंदर चली जाती है। इस बार एडमंड भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही वह अलमारी पार करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। लूसी सच कह रही थी, नार्निया सचमुच मौजूद था। अपनी बहन को ढूंढते हुए एडमंड की मुलाकात बर्फ पर चलने वाली एक जादुई स्लेज में बैठी बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी औरत से होती है। वही थी नार्निया की निर्दयी शासक व्हाइट विच जेडिस। सालों बाद किसी इंसान को देखकर वह हैरान रह जाती है और एडमंड से पूछती है कि वह कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा। खतरे से अनजान एडमंड उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वह लूसी, नार्निया और यहाँ तक कि मिस्टर टुमनस के बारे में भी बता देता है। लेकिन व्हाइट विच उसे डराने के बजाय प्यार से अपने स्लेज पर बैठाती है, उसे गर्म खाना और पीने के लिए कुछ देती है। इसके बाद वह एडमंड को एक ऐसा लालच देती है जिसे ठुकराना उसके लिए आसान नहीं था। वह कहती है कि अगर वह अपने बाकी भाई बहनों को भी उसके पास ले आए तो वह उसे नार्निया का राजा बना देगी। एडमंड हमेशा अपने बड़े भाई पीटर की परछाई में रहा था, इसलिए राजा बनने का सपना उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। जाते जाते व्हाइट विच एक और बात कहती है कि हर कोई राजा बनने के लिए पैदा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए होते हैं। लेकिन एडमंड का पूरा ध्यान सिर्फ ताज पर था, इसलिए वह उसकी इस बात का असली मतलब समझ ही नहीं पाता। कुछ देर बाद वह लूसी के साथ वापस हवेली लौट आता है। लूसी खुशी खुशी पीटर और सुसन को बताती है कि अब एडमंड भी नार्निया देखकर आया है और वह उसकी बात की पुष्टि करेगा। लेकिन सभी को चौंकाते हुए एडमंड मुस्कुराकर झूठ बोल देता है। वह कहता है कि लूसी सिर्फ कहानियां बना रही है और नार्निया जैसी कोई जगह नहीं है। यह सुनते ही लूसी का दिल टूट जाता है और वह रोती हुई वहां से भाग जाती है। रोती हुई लूसी की टक्कर प्रोफेसर किर्क से हो जाती है। प्रोफेसर पहले उसे शांत करते हैं और फिर पीटर और सुसन से अकेले में बात करते हैं। वह कहते हैं कि लूसी कभी झूठ नहीं बोलती और न ही लोगों का ध्यान खींचने के लिए कहानियां बनाती है, इसलिए बिना सबूत के उसकी बात को गलत मान लेना ठीक नहीं है। प्रोफेसर की बात सुनकर पीटर और सुसन सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं उन्होंने लूसी पर शक करके गलती तो नहीं की। अगले दिन सभी बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी एडमंड के शॉट से मिसेस मैक्रेडी की खिड़की का शीशा टूट जाता है। ये देखकर चारों घबरा जाते हैं और डांट से बचने के लिए भागकर हवेली के अंदर चले जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे वे उसी पुरानी अलमारी में छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अलमारी के अंदर आगे बढ़ते हैं,
कुछ ही सेकंड बाद चारों खुद को नार्निया की बर्फीली दुनिया में खड़ा पाते हैं। इस बार पीटर और सुसन भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि लूसी शुरू से सच बोल रही थी। खुशी खुशी लूसी सबको मिस्टर टुमनस के घर ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और पूरा घर तहस नहस हो चुका था। सबसे बड़ी बात, मिस्टर टुमनस वहां कहीं दिखाई नहीं देते। लूसी तुरंत समझ जाती है कि यह सब एडमंड की वजह से हुआ है। उसने व्हाइट विच को मिस्टर टुमनस के बारे में बता दिया था, क्योंकि जेडिस ने हर फोन को इंसानों को पकड़ने का आदेश दिया था। इसलिए लूसी की मदद करने के अपराध में टुमनस को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों अभी सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, तभी अचानक एक बोलने वाला बीवर उनके सामने आ जाता है। वह दावा करता है कि उसे पता है मिस्टर टुमनस को कहां कैद करके रखा गया है। पीटर किसी अनजान जानवर पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन लूसी उसकी बात मान लेती है। आखिरकार बाकी सभी भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। बीवर उन्हें अपने घर ले जाता है, जहां उसकी पत्नी उनका स्वागत करती है और सभी के लिए खाना तैयार करती है। वहीं उन्हें नार्निया का सबसे बड़ा रहस्य पता चलता है। एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार आदम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां एक दिन व्हाइट विच का अंत करेंगे और 100 साल से चली आ रही इस अंतहीन सर्दी को खत्म करेंगे। बीवर आगे बताता है कि असलान वापस लौट आया है। नार्निया का असली राजा अपनी सेना इकट्ठा कर रहा है और उसे इन चारों बच्चों की जरूरत है। लेकिन पीटर इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसका कहना था कि वे अभी अभी एक युद्ध से बचकर आए हैं और अब किसी दूसरे युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसी बीच अचानक सबको एहसास होता है कि एडमंड वहां नहीं है। राजा बनने के लालच में वह चुपके से व्हाइट विच के महल की तरफ निकल चुका होता है। पीटर तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बीवर उसे रोकते हुए कहता है कि अगर वे अभी उसके पीछे गए तो सभी मारे जाएंगे। अब एडमंड को सिर्फ असलान ही बचा सकता है। मजबूरी में पीटर, सुसन और लूसी बीवर के साथ असलान के कैंप की ओर बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ एडमंड व्हाइट विच के महल में पहुंच जाता है। महल के दरवाजे पर एक विशाल खतरनाक भेड़िया उसका रास्ता रोक लेता है। एडमंड जब बताता है कि उसे खुद जेडिस ने बुलाया है, तब वह उसे अंदर जाने देता है, लेकिन व्हाइट विच उसे देखकर खुश नहीं होती। वह तो चाहती थी कि एडमंड अपने तीनों भाई बहनों को भी साथ लेकर आए। जैसे ही एडमंड बताता है कि बाकी बच्चे बीवरों के साथ छिपे हुए हैं, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत एडमंड को कैद खाने में डलवा देती है और अपने सबसे खतरनाक भेड़िए को आदेश देती है कि बाकी बच्चों को हर हाल में ढूंढकर खत्म कर दिया जाए। उधर जब वह भेड़िया बीवर के घर पहुंचता है, तब तक सभी लोग वहां से एक गुप्त सुरंग के रास्ते निकल चुके होते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बोलने वाली लोमड़ी से होती है। वह बच्चों की मदद करने के लिए भेड़िए को जानबूझकर गलत दिशा बता देती है, जिससे उन्हें काफी समय मिल जाता है। महल में कैद एडमंड की नजर मिस्टर टुमनस पर पड़ती है, लेकिन अब वह जिंदा नहीं थे। व्हाइट विच उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल चुकी थी। यह देखकर एडमंड को समझ आ जाता है कि जेडिस ने उससे जो भी वादे किए थे वे सब झूठ थे। बच्चों के दोबारा बच निकलने की खबर सुनकर व्हाइट विच खुद एडमंड को साथ लेकर उनका पीछा करने निकल पड़ती है। उधर पीटर, सुसन, लूसी और बीवर लगातार असलान के कैंप की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। सभी घबराकर पास की एक गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन बाहर कोई दुश्मन नहीं बल्कि फादर क्रिसमस खड़े होते हैं। व्हाइट विच की ताकत कमजोर पड़ने लगी थी, इसलिए वह वर्षों बाद दोबारा नार्निया लौट पाए थे। फादर क्रिसमस लूसी को एक जादुई औषधि देते हैं, जिसकी कुछ बूंदें किसी भी गंभीर घायल को ठीक कर सकती थीं। पीटर को एक तलवार और ढाल मिलती है, जबकि सुसन को धनुष, तीर और एक जादुई सींग दिया जाता है, जिसे बजाकर वह किसी भी समय मदद बुला सकती थी। जब बच्चे इन उपहारों को देखकर मुस्कुराते हैं, तो फादर क्रिसमस भी मुस्कुराकर कहते हैं, अब तोहफों का नहीं, हथियारों का समय आ चुका है। इसके बाद सभी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ जमी हुई नदी पर भागते हुए अचानक बर्फ टूटने लगती है। देखते ही देखते एक विशाल लहर उठती है और मॉग्रिम के ज्यादातर सैनिक उसमें बह जाते हैं। पीटर किसी तरह एक तैरती हुई बर्फ की चट्टान की मदद से सूजन और लूसी को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचा देता है। इसके बाद चारों तरफ एक चमत्कार होने लगता है। बर्फ पिघलने लगती है, हरी भरी घास उग आती है और सभी समझ जाते हैं कि व्हाइट विच की ताकत अब कमजोर पड़ रही है। उधर जेडिस को पता चलता है कि एक चालाक लोमड़ी ने उसके सैनिकों को गलत रास्ता दिखाकर बच्चों को बचा लिया। गुस्से में वह बिना एक पल गंवाए उस लोमड़ी को पत्थर की मूर्ति बना देती है और खुद एडमंड को साथ लेकर उनकी तलाश में निकल पड़ती है। आखिरकार पीटर, सूजन, लूसी और बीवर एस्लान के कैंप पहुंच जाते हैं। वहां सैकड़ों जादुई जीव युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। उन सब के बीच खड़ा होता है एस्लान, एक विशाल और बेहद शक्तिशाली शेर, जिसकी मौजूदगी ही सभी के दिलों में सम्मान भर देती है। पीटर उसे एडमंड के बारे में सब कुछ बता देता है। एस्लान शांत स्वर में कहता है, हम तुम्हारे भाई को वापस लाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें आने वाली लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। कुछ देर बाद लूसी और सूजन नदी किनारे आराम कर रही होती हैं कि तभी मॉग्रिम उन पर हमला कर देता है।
लेकिन पीटर अपनी नई तलवार लेकर बीच में कूद पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार पीटर मॉग्रिम को मार गिराता है। उसका एक साथी भेड़िया वहां से भाग निकलता है। एस्लान तुरंत अपने सैनिकों को उसके पीछे भेज देता है। अनजाने में वही भेड़िया उन्हें सीधे जेडिस के कैंप तक पहुंचा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर एस्लान की सेना चुपके से एडमंड को आजाद करवा लेती है। अगली सुबह जब पीटर, सूजन और लूसी अपने भाई एडमंड को जिंदा देखते हैं तो खुशी से भर जाते हैं। एस्लान उनसे कहता है कि एडमंड की गलती का जिक्र अब कोई नहीं करेगा। बीती बातें अब मायने नहीं रखती क्योंकि उनके सामने उससे भी बड़ी जंग खड़ी है। अब नार्निया का भविष्य तय करने वाली अंतिम लड़ाई का समय आ चुका होता है। युद्ध शुरू होने से पहले व्हाइट विच खुद एस्लान से मिलने आती है। नार्निया के प्राचीन कानून के मुताबिक हर गद्दार उस पर अधिकार रखता है, इसलिए वह एडमंड को अपने हवाले करने की मांग करती है। लेकिन एस्लान लड़ाई करने के बजाय अपनी जान एडमंड की जगह देने का फैसला करता है। उसी रात जब सभी सो रहे होते हैं, वह अकेले चुपचाप कैंप छोड़ देता है। सूजन और लूसी उसका पीछा करती हैं और दूर से देखती हैं कि जेडिस और उसकी सेना एस्लान को पकड़कर पत्थर की प्राचीन मेज से बांध देती है और उसकी बलि दे देती है। दोनों बहनें कुछ भी नहीं कर पाती और रो पड़ती हैं। जब जेडिस वहां से चली जाती है तो वे दौड़कर एस्लान के पास पहुंचती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एस्लान मर चुका होता है। इधर पीटर को भी एस्लान की मौत की खबर मिलती है। दुख मनाने का समय नहीं होता, इसलिए उसे नार्निया की सेना का सेनापति बना दिया जाता है। उसी समय जेडिस हजारों सैनिकों के साथ हमला बोल देती है और अंतिम युद्ध शुरू हो जाता है। उधर पत्थर की मेज के पास बैठी सूजन और लूसी एस्लान का साथ नहीं छोड़ती। तभी अचानक वह विशाल पत्थर की मेज अपने आप 2 टुकड़ों में टूट जाती है और एस्लान दोबारा जीवित हो उठता है। दोनों बहनें यह चमत्कार देखकर हैरान रह जाती हैं। एस्लान उन्हें बताता है कि जेडिस सिर्फ पुराने कानून को जानती थी, लेकिन उससे भी गहरे जादू को नहीं समझ सकी। जब कोई निर्दोष किसी गद्दार की जान बचाने के लिए अपनी इच्छा से बलिदान देता है, तब मौत भी उस पर अपना अधिकार खो देती है। इसके बाद एस्लान बिना समय गंवाए जेडिस के महल पहुंचता है, जहां अनगिनत मासूम जीव पत्थर की मूर्तियों में बदल दिए गए थे। वह एक एक करके सभी को फिर से जीवित कर देता है। उनमें मिस्टर टुमनस भी शामिल होते हैं। लूसी दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। अब एस्लान अपनी नई सेना के साथ सीधे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ता है। उधर पीटर की सेना लगातार कमजोर पड़ रही होती है क्योंकि जेडिस की सेना उनसे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। पीटर अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए एडमंड से उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने को कहता है, लेकिन तभी एडमंड देखता है कि जेडिस पीटर को मारने वाली है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे जेडिस पर हमला कर देता है। उसे पता होता है कि वह उसे नहीं हरा सकता, फिर भी वह बहादुरी से लड़ता है। आखिरकार जेडिस उसे बुरी तरह घायल कर देती है। अपने भाई को गिरता देखकर पीटर गुस्से में व्हाइट विच पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन जेडिस की जादुई ताकत उस पर भारी पड़ने लगती है। जैसे ही वह आखिरी वार करने वाली होती है, पूरे मैदान में एस्लान की जोरदार दहाड़ गूंज उठती है। एस्लान अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंच चुका होता है। वह सीधे जेडिस पर हमला करता है और आखिरकार उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसके मरते ही उसकी पूरी सेना भी बिखर जाती है और युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन एडमंड अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है। तभी लूसी फादर क्रिसमस द्वारा दी गई जादुई दवा की कुछ बूंदें उसके मुंह में डालती हैं। देखते ही देखते उसके सारे घाव भर जाते हैं और वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब पूरा पेवेंसी परिवार एक बार फिर खुशी खुशी मिल जाता है। नार्निया आखिरकार आजाद हो चुका होता है। इसके बाद पीटर, सूजन, एडमंड और लूसी को नार्निया का चारों वैध शासक बना दिया जाता है। समय बीतता है और पूरे 16 साल तक चारों भाई बहन मिलकर नार्निया पर राज करते हैं। एक दिन शिकार करते हुए उन्हें जंगल में वही पुराना लैंप पोस्ट दिखाई देता है। वे उसके पीछे बने रास्ते पर चलते हुए फिर उसी जादुई अलमारी तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे अलमारी से बाहर निकलते हैं, वे फिर से छोटे बच्चे बन चुके होते हैं। प्रोफेसर किर्क के घर में एक पल भी नहीं बीता होता। प्रोफेसर मुस्कुराकर उनसे पूछते हैं, तुम लोग अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे? पीटर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आप हमारी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। इस पर प्रोफेसर किर्क भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, कोशिश करके तो देखो, मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है। इसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ नार्निया की यह अद्भुत और यादगार कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।